નમસ્કાર. આજે ગુરુવાર મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી એટલે સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલન આપણે ગુરુવારે મિટિંગ સાપ્તાહિક. આજે આપણે જ્યારે અહીંયા મળી રહ્યા છીએ ત્યાં દુઃખની સાથે મારે કહેવું પડે છે કે પરમ દિવસે જે પહેલગામમાં જે બનાવ બન્યો એમાં જે રીતે બધા ગોળીબારી થઈ અને ઘણા બધા લોકો ત્યાં મરી ગયા અને આહત પામ્યા. બહુ હૃદય વિદારક ઘટના. અને આપણે આખા ભારતમાં દુનિયામાં એની શોક વ્યક્ત કરીને લોકોને श्रद्धांजलि आप्या है. श्रद्धांजलि तो सारा दुनिया में हुआ, सारा भारत में कोने कोने में भी हुआ. जैसे घटना का तो जितना कंडेम करे इतना ही कम है. तो आज हमारा ये मीटिंग से चर्चा से पहले हम इन मृतकों को भावांजलि या शोकांजलि देते हुए हम लोग मीटिंग करेंगे. अभी मैं सबको निवेदन करता हूँ हम थोड़ा 2 मिनट हम साइलेंस. हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो एक संगीन, बहुत एक महत्वपूर्ण चर्चा है. गए वक्त हम लोग ने टैरिफ में चलते हुए डॉलर का जो दादागिरी का सामने हमने चर्चा किए थे. डॉक्टर रहीताबेन नागर ने किया था. इसी के लगते हुए अभी जो जिस तरह से डॉलर खरीद सारा दुनिया में टैरिफ का ही वो नहीं चला रहा है, टैरिफ का वार ही नहीं चला रहे हैं. जब मन चाहे वो टैरिफ लगा देने का, बंद करने का. और प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलने की मैं अगर आप मेरे बात मानोगे नहीं मैं आपको बर्बाद कर दूंगा. लेकिन उसके साथ साथ अपनी इंटरनल देश के अंदर में भी उनका धमकी चल रहा है. स्टूडेंट्स खास करके एक विशेष जो बात है स्टूडेंट्स का ऊपर में, शिक्षक ऊपर में इसका असर काफी है. पहला तो बात है कि तारीफ वार चलने से पहले जो इजराइल का जो गजा के ऊपर में जमीन खाली करने के लिए बेफाम जो बॉम्बार्डमेंट हो रहा है और एवरेज 10-15 लोग, अभी तो खाली गिनती करना है कितना मरे, 10-15, 5-10 रोज के रोज मरते रहते हैं. और ये आदमी मरना अभी गाजा के साथ साथ येमेन में भी वो वहां भी बॉम्बिंग करना, वहां भी मरना, ये अमेरिका के लिए बिल्कुल एक प्रकार का रूटीन अफेयर हो गया है. इसका कोई संवेदनशीलता कुछ नहीं है. आज जिस तरह से हमारे संवेदनशीलता कश्मीर को लेकर पहलगाम में जो बना हुआ था उसी को लेकर है, इस तरह का संवेदनशीलता हमारा शायद जिस तरह से न्यूज आते रहते हैं गाजा को लेकर, पैलेस्टाइन को लेकर, इतना संवेदनशीलता हमारे में नहीं है जैसा दुनिया में है. सारा दुनिया में इसको लेकर, इवन अमेरिका में भी काफी स्टूडेंट्स, काफी नागरिक लोग रास्ते पर आकर इवन वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस के सामने भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. क्योंकि 2 महीना से पहले ये बात है कि जो स्टूडेंट्स की पैलेस्टाइंस
को सपोर्ट में गाजा में बॉम्बार्डमेंट को लेकर करते थे, उनका फोटो खींचकर उनको नोट लेते हुए उनको हॉस्टल से निकाल दिया गया, कुछ लोगों को देश निकाल कर दिया गया, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ये सिलसिला अभी भी जारी है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स में कौन ज्वाइन किए थे उसका उनको जाने में तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि आजकल वीडियो टेक होता है, उसका स्क्रूटिनी होता है, और स्क्रूटिनी होके इसका कहाँ नाम धाम क्या वहाँ पढ़ता है क्या करता है करके इसको नोटिस देके निकाल दिया जाता है। और ये निकालने वाली बात जो है ये अमेरिका में 2-3 महीना से चालू है। अभी ज़्यादा बढ़ भी गया है, लेकिन अभी निकाल कितना निकालेंगे, शायद सब भी निकल जाएंगे। अभी 32% तो अमेरिका में जाने का इंडियन लोग का जो मोह था, जो वो कम हो गया है। 34% कनाडा में जाने का मोह कम हो गया है, जबकि मैं बताया था कि उसका फायदा किसको होगा ना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में अभी धसारा बढ़ गया है, अभी क्लोज डोर, नो सीट नो वैकेंसी, इस तरह का बोर्ड लगने लगा है। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग जानते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है, तो ये दुनिया का सबसे बहुत एक नामी इंस्टीट्यूट है। यहाँ से जो शायद चिदम्बरम भी आए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी आए हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, साहित्यिक, बाद में जो ओरिएंटलिस्ट, काफी लोग इसी इंस्टीट्यूशन से आए हुए हैं। यहाँ एडमिशन मिलना, पढ़ना, यहाँ कदम रखना भी एक बहुत बड़े गौरव की बात मानी जाती है। तो क्या वहाँ भी उन्होंने, यूनिवर्सिटी जो होता है ज्ञान की जगह है, आपको यहाँ कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये फिलोसॉफी राइट है, ये फिलोसॉफी लेफ्ट है, ये फिलोसॉफी मार्क्सिस्ट है, ये फिलोसॉफी यहूदी वाली है, ये फिलोसॉफी मुस्लिम वाला है, ये फिलोसॉफी कैथोलिक वाला है, ऐसा नहीं है। यहाँ ज्ञान लेने के लिए हर तरह की ज्ञान, विज्ञान ज्ञान, ह्यूमैनिटीज में सब तरह के ज्ञान लेने के लिए एक जगह होती है आदमी को पढ़ने के लिए। फिर आप यूनिवर्सिटी से निकलने वाले के जो बनना चाहते हैं बनेगा, वो बात है। तो वहाँ जैसे वो मार्क्सवाद भी पढ़ाते हैं, हेगेलियन भी पढ़ाते हैं, विगेनस्टाइन भी पढ़ाते होंगे, कांट भी पढ़ाते होंगे, प्लेटो अरिस्टोटल भी पढ़ाते होंगे, और विज्ञान में भी न्यूटन आइंस्टाइन तो पढ़ाते ही हैं। तो ये एक प्रकार का एक टोटली इंटीग्रेटेड एक नॉलेज देने के लिए शायद कोशिश हो रही है। इसके लिए शायद एक प्रकार का कसाकसी होता होगा। जैसे हमारे यहाँ भी है कि आप जो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, उसे आने से पहले और अभी आने के बाद एक कसाकसी होता है कि आपको ये पढ़ाना है, आपको ये पढ़ाना नहीं है। और हमारा ज्यादा से ज्यादा कि अभी जो जेएनयू में एक प्रकार का यूनिवर्सिटी ऐसा बनी हुई थी भारत में, ताकि वहाँ एक ही यूनिवर्सिटी तो था भारत में जाके खुलेआम मार्क्सवाद पढ़ाया जाता था, उसके साथ साथ नॉन मार्क्सियन बात भी पढ़ाया जाता था। तो वहाँ तो ये मार्क्सवाद को पढ़ते हुए जो लोग स्टूडेंट लोग भी कुछ कुछ एक्टिविटीज करते थे, इनकलाब की बात करते थे। तो जेएनयू में पहला अटैक हुआ, तो ये जो कोविड पीरियड में और सीए जो मूवमेंट, एनआरसी और सीए मूवमेंट में जो हुआ, यूनिवर्सिटी को लगभग साइन डाई बंद भी कर दिया था। स्टूडेंट लोगों ने ओपन में पढ़ाई किए। रमीला थापर जैसे लोग, काफी पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसे लोग, काफी बड़े बड़े लोग जाके वहाँ वो ओपन टेरेस ओपन में जो है पोर्टिको, वहाँ गार्डन में वो जो जाके पढ़ाए, डिलीवरी हुए। और बहुत मेमोरेबल लेक्चर्स जो कि यूट्यूब में आप देखेंगे तो मिलेगा आपको। काफी बदू जो क्लासरूम का लेक्चर नहीं है, जहाँ पूरा टोटलिटी में ज्ञान को लेकर उनका लेक्चर हुआ, तो ये पसंद नहीं था। फिर उधर एक प्रकार का राइट और लेफ्ट का झगड़ा झगड़ी करके, मारामारी करके, और जो कि राइट इस पॉलिटिक्स को जो सपोर्ट करने वाले वाइस चांसलर को, सिंडिकेट मेंबर को, ऐसे ऐसे लोगों को बैठाया गया, ताकि वहाँ का जो जो डिबेटिंग सोसाइटी, जैसे डिबेटिंग ज्ञान आहरण करने के लिए डिबेटिंग था, इसको बंद माने वो कर दिया गया। एक ही है। और जहाँ जहाँ कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में भी कुछ फ्री एजुकेशन था, डेमोक्रेटिक एजुकेशन था, उसको भी ये कोर्स पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाना है। और ज्यादा से ज्यादा इसको रिलीजियो ओरिएंटेड और हेरिटेज ओरिएंटेड एजुकेशन की तरफ ले जाने के लिए बात हमारी चल रही है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा बात हमारा देश में अमेरिका जैसा नहीं है। ये 1957-58 से ये चालू हुआ, जो कि अभी भाई बोलेंगे। तो उन्होंने, जब आपको याद होगा, चिंतामणि देशमुख, सीडी देशमुख, एक समय में वो
प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए कॉन्टेस्ट भी किए थे। चिंतामणि देशमुख बड़े एजुकेशनिस्ट थे, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का पहला चेयरमैन थे। तो मुझे जितना याद है, सपोज मैं रॉन्ग भी हूँ, तो उन्होंने बताया था, उस टाइम स्टूडेंट्स थे हम लोग, बोलते थे कि हम लोग जो, मुझे याद कि कॉलेज में या स्कूल में 45 सीट से 46 नहीं होता था, 50 सीट से 51 नहीं होता था। तो एक बात, अगर लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने दीजिए, सीट रेस्ट्रिक्शन क्यों कर रहे हैं? तो उस टाइम खुलेआम बोला, सी डी देशमुख ने बताया था कि वी वांट टू रेस्ट्रिक्ट एजुकेशन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ये उनका कोट है। ये शिक्षित बेकार का संख्या घटाने के लिए शिक्षा को संकोचन करेंगे। शिक्षा संकोचन का बहुत एस्पेक्ट था। एक तो है कि फीस बढ़ाओ ताकि सबके लिए, सब गरीब लोग को ना पढ़ पाए, तो फीस बढ़ाने की बात था। सीट कम करो, कॉलेज कम करो, ये बात था। 58 की बात है ये आगे चलते चलते बाद में जो यूनिवर्सिटी जो शिक्षा कमीशन जो बैठती थी, राधा कृष्णन की कमेटी, बाद में कोठारी कमीशन, ये बैठती थी, वो लोगों ने ये इतना 10% भी एजुकेशन बजट में देना चाहिए। फिर वीपी सिंह आने के बाद एक राममूर्ति का उनका कमीशन बैठाया गया था, उन्होंने एक समाधान हुआ कि 6% एजुकेशन बजट के लिए अलॉट किया जाए। ये कुछ दिन के लिए था, बाद में वो भी उनका सरकार भी चला गया। तो पैसा देना, इस हाथ से पैसा लो, उसी हाथ से एजुकेशन पॉलिसी को ग्रहण करो, ये दोनों बात यहाँ भारत में भी चलती थी। इस बार तो बहुत ही एकदम शर्म के बगैर भी, कितना लास्ट 10 साल में, कब से 7-8 साल में ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये पॉलिसी लागू करो, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। फिर बाद में एक्रीडिटेशन, ये A+ है, B+ है, C+ है, तो सभी लोगों ने यूनिवर्सिटी को रंग लगाया, ब्लैक बोर्ड के भी रंग लगाया, बहुत अच्छा टाई वाई पहन के सब लोग आए, ये सब होने लगा। और A+ मिल गया, B+ मिल गया, जिसको A+ मिला वो बहुत खुश, B+ में मिला तो दुख, किसके लिए B+ मिला, ये सबको लेकर आप जानते हैं ये नाटक चलता रहा। पढ़ाई वढ़ाई में 0, ये सब हुआ। तो अभी ये चीज अमेरिका में भी होता होगा पता नहीं है, लेकिन अमेरिका का फंडिंग, बहुत सारे जो फंडिंग है, ये जानते हैं कि मिलिट्री फंडिंग है, ये CIA फंडिंग है, FBI फंडिंग है। मिलिट्री का फंडिंग एजुकेशन का, एक्सपेरिमेंट्स का, साइंस का, इसके बारे में बहुत सारे किताब का, प्रोजेक्ट का, PhD प्रोजेक्ट का, वो फंडिंग भी FBI CIA का होता है। हंकिंसन का जो किताब जो है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, ये फंडेड बाय CIA है। तो ये होता है। लेकिन ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है कि बहुत बड़ा, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के नाम के, या म्यूनिच यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वो इस स्टैच्यूर के हैं, तो उनको भी पैसा कुछ भी करते थे, लेकिन पैसा तो मिलता था उनको। इस बार बोला कि ट्रम्प, यहाँ अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये इतना फंड कट हो जाएगा, आप अगर हमारे बात को नहीं मानेंगे। ये लड़ाई मान लीजिए बहुत पुरानी लड़ाई है। मैं कल इतिहास को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे आशुतोष जो मुखर्जी थे, रॉयल बंगाल टाइगर बोला जाता है उनको, जो रॉयल बंगाल टाइगर, जो श्यामपद मुखर्जी के पिताजी आशुतोष मुखर्जी, वंस टाइम जो वाइस चांसलर वो थे, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। तो ब्रिटिश सरकार ने भी ये आया कि ये पॉलिसी लागू करो, तो उन्होंने, आशुतोष मुखर्जी बोले कि हमारा ऑटोनॉमी है, यूनिवर्सिटी का मतलब ऑटोनॉमी है, यूनिवर्सिटी में क्या होगा नहीं होगा हम डिसाइड करेंगे, आपको खाली देना काम है, पैसा देना, क्या पॉलिसी होगा नहीं होगा हम एजुकेशनिस्ट और कंसर्न सिटीजन हम डिसाइड करेंगे। अगर आप पैसा नहीं देंगे, हम घर घर जाके पैसा मांगेंगे, भिक्षा पत्र में पैसा मांगेंगे, यूनिवर्सिटी चलाएंगे, लेकिन आपका पैसा में हम यूनिवर्सिटी चलाएंगे नहीं, बात को मानेंगे नहीं, भले यूनिवर्सिटी हम बंद कर देंगे। ये आप लोग रेफर करके जान सकते हैं, ये आशुतोष मुखर्जी का बहुत बड़ी बात। हम लोग घर घर भिक्षा करेंगे, लेकिन हम पैसा लेकर एजुकेशन पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे। सिमिलरली अभी उस सेम थिंग अमेरिका में वो ट्रम्प सरकार ने बताया, ये पॉलिसी लो, नहीं तो हम तुमको पैसा नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात हुआ, यूनिवर्सिटी का जो तगड़ा वाला यूनिवर्सिटी है, पैसादार लोग भी हैं, बोले कि यहाँ भी यहूदी भी हैं, यहाँ नॉन यहूदी भी हैं, भले ये नहीं कि सब यहूदी पैलेस्टाइन तरफी हैं, ये माने इजराइल तरफी हैं, ऐसा नहीं है, माने काफी यहूदी हैं जो डेमोक्रेटिक माइंडेड है। तो ये बोले कि हम पैसा नहीं देंगे तो हम लोग चलाएंगे। तो उन्होंने एकदम पूरा मक्कम के साथ बोले हम लोग पैसा दो या पैसा नहीं दो, हम लोग ये यूनिवर्सिटी चलाएंगे। यही बात चला है और अभी भी ऐसा ही है। और इसको लेकर भी सारा दुनिया में एक लेसन, खासकर भारत में के लिए, गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए या मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए
हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए या जेएनयू के लिए, सबके लिए एक लेसन है कि पैसा देकर एजुकेशन चलाने वाली जो बात है, ये जो उन्होंने जो ये किया, उसको डिनाई किया, ये बहुत बड़ा लेसन है। हमारे इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल था, बहुत बढ़िया एडिटोरियल था। कभी कभी ऐसा ऐसा हो जाता है, तो उसी के बारे में आज, और कुछ कुछ अमेरिका के कुछ 100 इंटेलेक्चुअल्स भी चिट्ठी भी लिखे कि हम आपको पैसा लेकर हम एजुकेशन को चलाना नहीं चाहेंगे, मिलिट्री ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं चलाएंगे। क्यों कि वियतनाम का वार का समय में उन्होंने पैसा देकर स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, इसके दावे पर उन्होंने एंटी कम्युनिज्म के नाम पर जो झूठ मूठ का वियतनाम वार किया था, तो उसी टाइम पे जब ये कौन थे, कैनेडी ना निक्सन, बाद में निक्सन आए, कैनेडी भी थे, कैनेडी के बाद जॉनसन आए। तो ये जो बात जो था, तो उस टाइम पूरा ऐसे एक्सपोज करते हुए एक आदमी ने फिल्म बनाया, ओलिवर स्टोन करके, और 4 प्लेटून, हेवन अर्थ, और बाद में बोर्न ऑन 4th of July, और निक्सन, और बाद में असैसिनेशन ऑफ जेके जॉन एफ कैनेडी, ये बनाया। तो ये बात भी है, एजुकेशन गवर्नमेंट पॉलिसी और डोमिनेशन, एजुकेशन को डोमिनेट करना, ये बात है। ये इसी के ऊपर ही चर्चा है, जो ट्रम्प का जो दादागिरी खाली दुनिया में नहीं, माने अपने देश में भी, शिक्षण क्षेत्र में भी, उसके बारे में बात है। तो भाभी भाई बोल रहा हूँ, वो चर्चा करें। सबसे पहले तो मेरा हिंदी इतना साफ नहीं है, तो थोड़ा ये टॉपिक इस तरह का है कि मतलब कहाँ से शुरुआत करें, अंत से शुरुआत करें या शुरुआत से शुरुआत करें। पर एक बात है कि हम लोग जब हमारा स्टूडेंट लाइफ जब शुरू किया था, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में जब हम लोग थे, उस टाइम पे भी हम लोग कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये सब का बहुत सुनते थे, और ऑब्वियसली मन में एक सपना भी होता था कि ऐसी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ने का मौका मिले तो कितना अच्छा होगा। और जनरली खास करके जो ये पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में जो रैंकिंग और ये सब शुरू हुआ, उसमें भी हम बार बार देखते थे कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज और ये सब का नंबर टॉप यूनिवर्सिटीज में आता था। वही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी 2-3 दिन पहले ही कोर्ट में एक केस मतलब कोर्ट में एक केस दायर किया। वो किसके सामने? ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने उन्होंने केस दायर किया। और क्या उनका कहना था कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हमको फंड कट करने का धमकी देते हैं, और उससे हमारा मतलब पढ़ाई के उसमें जो है वो प्रॉब्लम होता है। तो मैं खास एक्चुअली जो ये उनके जो प्रेसिडेंट है अभी, और नाम है एलन एम गार्बर, अभी कुछ ही टाइम पहले वो प्रेसिडेंट के हिसाब से चुने गए हैं। उससे पहले दूसरे प्रेसिडेंट थे, वो शायद अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे पहले ब्लैक, मतलब हार्वर्ड की मतलब हिस्ट्री में भी सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। उसके बाद ये एलन गार्बर ये आए हैं। उन्होंने एक मतलब ये केस फाइल करने से पहले, अब ये केस जो फाइल हुआ, तो उससे पहले एलन गार्बर ने एक चिट्ठी लिखा सब हार्वर्ड के स्टूडेंट्स, टीचर्स, फैकल्टीज, स्टाफ, ये सबको लेकर। थोड़ा लंबा है, पर मैं चाहूंगा कि उसको मैं थोड़ा आप सबके सामने पढूं, ताकि ये समझ पाए कि मतलब उनका स्पिरिट कैसा है।
Dear members of the Harvard community, over the course of the past week, the federal government has taken several actions following Harvard's refusal to comply with its illegal demands. Although some members of the administration have said their April 11 letter was sent by mistake, other statements and their actions suggest otherwise. Doubling down on the letter's sweeping and intrusive demands, which would impose unprecedented and improper control over the university, the government has, in addition to the initial freeze of $2.2 billion in funding, considered taking steps to freeze an additional $1 billion in grants, initiated numerous investigations of Harvard's operations, threatened the education of international students, and announced that it is considering a revocation of Harvard's 501c3 tax exempt status. These actions have stark real life consequences for patients, students, faculty, staff, researchers, and the standing of American higher education in the world. Moments ago, we filed a lawsuit to halt the funding freeze because it is unlawful and beyond the government's authority. I encourage you to read our complaint. The consequences of the government's overreach will be severe and long lasting. Research that the government has put in jeopardy includes efforts to improve the prospects of children who survive cancer, to understand at the molecular level how cancer spreads throughout the body, to predict the spread of infectious disease outbreaks, and to ease the pain of soldiers wounded on the battlefield. As opportunities to reduce the risk of multiple sclerosis, Alzheimer's disease, and Parkinson's diseases are on the horizon, the government is slamming on the brakes. The victims will be future patients and their loved ones who will suffer the heartbreak of illnesses that might have been prevented or treated more effectively. Indiscriminately slashing medical, scientific, and technological research undermines the nation's ability to save American lives, foster American success, and maintain America's position as a global leader in innovation. यानी इन्होंने मतलब जो एक्सप्लेन किया है कि अगर ये फंड कट होगा तो उसका असर कहाँ कहाँ पर होगा, हमारे कैंसर के रिसर्च में ये होगा, इन्फेक्शियस डिजीज के स्प्रेड को लेकर जो हमारा ये रिसर्च चल रहा है उसको लेकर होगा, ये जो वुंडेड सोल्जर्स के लिए जो रिसर्च चल रहा है, उसको ट्रीटमेंट के लिए जो रिसर्च चल रहा है, उस सब को होगा. तो मतलब ये जो अमेरिका जिस बात का गौरव लेता है, या अमेरिका जिसको अपना मतलब एकदम गौरवपूर्ण चीज मानता है, वो सब चीजें अपनी सफलता जो मानता है, वो सब चीजें और वो सब चीजों के लिए इनोवेशंस, ये सब कुछ बंद हो जाएगा. मैं थोड़ा आगे जाके ये बोलता हूं. Now we acknowledge that we have unfinished business. We need to ensure that the university lives up to its ideals by taking concrete steps to reaffirm a culture of free inquiry, viewpoint diversity, and academic exploration, making changes to our disciplinary systems so they will be more consistent and more effective in ensuring that our students, faculty, and staff take responsibility for their actions. Implementing measures to ensure that all members of our community are safe and respected, and adopting important adjustments to the ways we build community. Continuing to focus on individuals and their unique characteristics rather than their race. In the days ahead, I will say more about our progress in each of these areas. We will also soon release the reports of the task force on combating anti-Semitism and anti-Israel bias, and the task force on combating anti-Muslim, anti-Arab, and anti-Palestinian bias. I established these groups last year as part of our efforts to address intolerance in our community.
The reports are hard-hitting and painful. They also include recommendations with concrete plans for implementation, which we welcome and embrace. No one in our community should experience bias, intolerance, or bigotry. We believe adoption of the recommendations and other measures will go far toward eradicating those evils on our campus. मतलब ये जो जिस बात से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ना सिर्फ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन उससे पहले भी बाइडेन के सरकार के टाइम पे डायरेक्टली बाइडेन सर का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन कुछ बिजनेसमैन और ये सब को लेकर जो मतलब जो कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ, ये उसी की कंटिन्यूटी में है। जो ये है अब ये जो जब गार्बर ने ये ईमेल जब दिया तो स्टूडेंट्स लोग बहुत ही खुश हुए। उन्होंने गार्बर को उसका पूरा सपोर्ट किया और ये लॉ सूट को भी उन्होंने सपोर्ट किया। फिर अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन, उसके प्रेसिडेंट टेड मिचेल, उन्होंने भी उसको सपोर्ट डिक्लेयर किया। अब जो ये बात है कि इसमें जो दो तीन चीजें आई है, एक है लेटर में अगर हम देखें तो एक है फॉरेन स्टूडेंट्स की बात, एक है एंटी सेमिटिज्म और रेशियल बायस, एंटी इजराइल बायस, ये सब की जो बात आई है। तो ये सब का भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो जैसे हम चर्चा में जाएंगे हम उसको ये कर पाएंगे। अब हमको अगर हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पास्ट देखें, उसका फाउंडेशन अगर देखें, तो वो 1636 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन हुआ है। यानी कि मतलब यूएस का जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ उसके भी 150 साल पहले। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि यूएस एक सोवरेन कंट्री के हिसाब से अस्तित्व में आया, उससे पहले उसके 150 साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक सोवरेन यूनिवर्सिटी के हिसाब से ऑलरेडी वो अस्तित्व में आ चुका था। जैसे मैंने बताया कि वो उसका रैंकिंग हमेशा टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में उसका रैंकिंग होता है। हालांकि ये रैंकिंग को लेकर मैं खुद क्रिटिकल हूँ, क्योंकि उसका जिस तरह से रैंकिंग का जो क्राइटेरिया और ये सब जो तय होता है, तो उसमें भी थोड़ा मतलब ये उसके साथ मैं इतना सहमत नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह से भी होता है, वो यूनिवर्सिटी के उसमें उसका फर्स्ट 5 यूनिवर्सिटीज में उसका नाम होता है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मतलब हजारों फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसमें से 500 से 800 तो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं हर साल। इस साल भी करीबन 430 या 432 जितने इंडियन स्टूडेंट्स उन्होंने एडमिशन लिया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। अब ये यूनिवर्सिटी में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले तो उन्होंने मांग रखा। अब ये मांग क्या रखा है? पहली मांग उन्होंने ये रखी है कि छात्रों, फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब का पावर कम हो जाए, उस तरह के बदलाव लाने चाहिए, ताकि वो लोग मतलब एक्टिविज्म में ज्यादा अपने आप को कमिट ना करें। दूसरा है जो अपेरेंटली हमको अच्छा भी लग सकता है कि सभी तरह का रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स और नेशनल ओरिजिन को मतलब उसके हायरिंग में मतलब ये कंसिडर नहीं करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए और प्लेगियरिज्म को रोकना चाहिए। ये तो मान लो कि इसमें क्या है, आधा आधा झूठ और आधा सच
ऐसा अगर आप मिक्स करके बोलो तो आप जल्दी से स्वेलो कर पाएंगे। हम पिछले कुछ डिस्कशन में भी शायद ये बात हुआ था। तो कुछ मांगे अच्छी रखी, मतलब कि भाई हाँ ये तो एकेडमिक के लिए बहुत जरूरी है, और कुछ मांगे साथ में ऐसी रखे कि जो जो मतलब ये स्वेलो करना मुश्किल है। अब वो तीसरा बोल रहा है कि एडमिशन प्रोसेस को उस तरह से बदला जाए कि जो एडमिशन प्रोसेस से जो अमेरिकन वैल्यूज जो है, या तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसकी तरफ जो हॉस्टाइल है, उसकी तरफ जो उसके साथ जिनका मतलब क्या बोलते हैं असहमति है, तो वो लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाए। अपेरेंटली ये भी अच्छा लगता है कि चलो जैसे यहाँ पे हमारे राष्ट्रवाद की बात को उठाकर मतलब ये जेएनयू और ये सबको टारगेट किया जाता है, तो उसी तरह से ये भी मतलब एक तरह से राष्ट्रवाद की बात को लेकर टारगेट किया जाता है। अब आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और मतलब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का स्पिरिट, उसका डेफिनेशन आप कैसे करेंगे? तो एज सच देखने जाओ तो प्रेसिडेंट बनने से पहले और प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप ने ऐसे बहुत सारे मतलब बात कही है जो ये सारे स्पिरिट के खिलाफ, और इवन अभी जो स्टेप्स ले रहे हैं, ये वो अपने यूनिवर्सिटीज पे स्टेप्स ले रहे हो, या मतलब सिटीजन्स पे स्टेप्स ले रहे हो, या जो माइग्रेंट्स पे जो स्टेप ले रहे हो, ये सारे भी उनका जो स्पिरिट है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सबके स्पिरिट के खिलाफ में है। तो आप कैसे उसको मतलब डिफाइन करोगे? तो उसका मतलब कि आप मान लो कि अगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन को हमने क्रिटिसाइज कर दिया, और या उसने जो ऑर्डर दिया उसको हमने डिफाई कर दिया, तो ये क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में या डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के खिलाफ में चला जाएगा? तो ये इंटरप्रिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात है। अब जो जिसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को हुआ है, वो पॉइंट अब आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जो स्कूल में जो अलग अलग ग्रुप्स है, अलग अलग आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स रखते हैं, उनका ऑडिट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया, ऐसे एक्सटर्नल मेंबर्स आपकी कमिटी में इंक्लूड किया जाए। और उसी तरह मतलब जो ये जो मतलब प्रोग्राम आप जो ले रहे हैं, मतलब प्रोग्राम इन द सेंस जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, तो उसका स्क्रूटिनी करने के लिए भी मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट जो जिनको नामांकित करती है, उसको आप अपने कमिटी में आपको लेना पड़ेगा। अब ये ऑब्जेक्शनेबल क्यों है? क्योंकि मूल आपका जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था रेसिज्म को लेकर, एंटीसेमिटिज्म, खास करके एंटी इजराइल की बात थी, तो ये सब को लेकर आपको प्रॉब्लम था। अब उसको ये प्रोग्राम, ये सब्जेक्ट, उसके ऑडिट से क्या लेना देना है? क्या वो सब्जेक्ट ऐसे सिखाए जाते हैं कि लोग एंटीसेमिटिज्म में जाते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं? इतने सालों से हार्वर्ड मतलब पढ़ा रहा है, इतने मतलब वो एंटीसेमिटिज्म के कितने मतलब दाखिले ये है। तो ये जो जो बात है, तो ये सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात है। दूसरा ये बोलते हैं, वो खास करके आप DEI यानी डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, उसका जो कोर्स है आप बंद कर दीजिए टोटलिटी। अगर आप डाइवर्सिटी नहीं पढ़ाएंगे तो एंटीसेमिटिज्म का सामना कैसे करेंगे? आप इक्वलिटी की बात नहीं करेंगे तो रेसिज्म को कैसे हम सामना करेंगे? तो उसी को ही आप बंद करना चाहते हैं, यानी आपका सीधा मकसद तो एंटीसेमिटिज्म को फाइट करने का नहीं है।
आपका मकसद कहीं और है। तो ये भी उन्होंने शर्त ये रखा है, और भी सारी शर्तें हैं। लेकिन समझने की बात ये है कि मतलब ये प्रक्रिया कहां से शुरू हुआ। ये आजकल में ये प्रॉब्लम हुआ ऐसा नहीं है। अचानक ही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को सपना आया और उसने मतलब उसको हार्वर्ड को मांग पत्र दे दिया कि भाई इतनी मांगे हमारी पूरी करनी चाहिए, और हार्वर्ड ने सामने केस कर दिया। ऐसा सिंपल इतना मामला नहीं है, वो उसके रूट्स उसके पास्ट में है। उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमको समझनी होगी, और वो समझने के लिए हमको कुछ कुछ फैक्ट्स जो है वो समझ मतलब उसको याद करना पड़ेगा। तो ये सब हमने देखा भी है, लेकिन जस्ट एक याद हम कर रहे हैं। 2024 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, तो उसके कैंपेन में ट्रम्प ने कैंपेन किया था कि जो हायर लर्निंग के जो इंस्टीट्यूट्स है उसको मैं फिक्स करूंगा, यानी एक तरह से हिंदी में बोले तो सबक सिखाऊंगा, या दूसरी तरह से बोले तो उनको मैं काबू में करूंगा। तो ये एक उनके कैंपेन के टाइम पे ही ये एक कैंपेन था कि आई विल फिक्स द हायर इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग। और उससे भी दूसरा, एक रैली में जो अभी दादा ने इंट्रोडक्शन में जो बात कहा, वो बात रैली में उन्होंने एक रैली में कहा था, जो टाउन एंड कंट्री करके अखबार है उन्होंने ये मतलब उसमें न्यूज दिया है, और वो ये है, उन्होंने कोट किया है, वी आर गोइंग टू चॉक ऑफ द मनी टू स्कूल्स that aid the Marxist assault on our American heritage and on Western civilization itself. The days of subsidizing communist indoctrination in our colleges will soon be over. यहां उनका असली मंशा, उसके कैंपेन में जो उन्होंने बात रखी है उसमें ये क्लियर साफ हो जाता है। ऐसे सब लोग, मतलब चाहे वो कम्युनिज्म के सपोर्टर हो या ना सपोर्टर हो, लेकिन सब बोलते हैं कम्युनिज्म तो अब खत्म हो गया, कम्युनिज्म का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं अमेरिका जैसा सुपर पावर, मतलब अभी रशिया में भी नहीं रहा, चाइना में भी नहीं रहा, तो भी मतलब ट्रम्प जैसा प्रेसिडेंट अभी भी वो मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म से डर रहा है। मतलब वो उनको अभी भी लग रहा है कि मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म जो हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। तो ये जो डर है, ये डर है मेजरली इसका मूल कारण, जो स्टूडेंट्स पे, जो फैकल्टी पे, सब पे जो एक 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 मतलब ये काबू रखने का जो कोशिश हो रहा है, उसके पीछे का मूल कारण ये है। अब कुछ अखबार कहते हैं कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ट्रम्प के बीच में अभी जो हो रहा है, अभी ये जो विवाद हो रहा है, उसके बीच 7 अक्टूबर 2023 में बोए गए थे। अब ये क्या था? ये था, आपको याद होगा, 7 अक्टूबर को गाजा पे इजराइल ने ये अटैक किया था। उससे पहले हमास ने 1200 लोगों को इजराइल के मतलब ये मारा अटैक करके। बाद में जो ये उसी को बहाना बनाते हुए इजराइल ने जो मतलब नरसंहार पूरा जो शुरू किया, उसकी शुरुआत 7 अक्टूबर से हुई। और जब ये गाजा में ये युद्ध शुरू हुआ, हमको याद है हमारे भारत में तो ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनडायरेक्टली इजराइल का सपोर्ट डिक्लेयर करने की वजह से सब एडमिनिस्ट्रेशन को ये
एक मैसेज मिल गया कि यहाँ प्रो पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेशन या कोई भी तरह का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, तो उसको लेकर हमने यहाँ पे काफी बार वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो परमिशन, पुलिस परमिशन मांगी, लेकिन कहीं पे भी, सिर्फ गुजरात में नहीं, कहीं पे भी ऑल इंडिया में आप देखिए, ओवरऑल इंडिया में बहुत कम जगह पे ये डेमोन्स्ट्रेशन या तो और कोई विरोध प्रदर्शन का प्रोग्राम हुआ। लेकिन पूरी दुनिया में जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। और ऐसा नहीं है कि वहां पे भी मतलब खुलेआम उनको डेमोन्स्ट्रेशन करने दिया था या तो उनको परमिशन दी गई थी। पहली बार हम यूरोपियन कंट्रीज जो डेमोक्रेसी का सिटेडल हम मानते हैं, उसका किला हम मानते हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज वो मेल पुलिस फीमेल पुलिस को बाल से खींच के, उसके कपड़े खींच के, उसको पूरा लटका के लेके जा रहे हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। तो मतलब और उनको मतलब लाठी से लेकर सबसे बेरहमी से मार रहे हैं। ये इंडिया में हमने देखा था, यूरोपियन कंट्रीज में ये पहली बार देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध अगर कहीं पे हुआ तो वो अमेरिका में हुआ। अमेरिका में मतलब सारे यूनिवर्सिटी के बाहर, खुद वॉशिंगटन में और सब जगह पे ये बड़े पैमाने पे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। आज भी हो रहे हैं, आज की तारीख में भी हो रहे हैं। और उसमें से एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था उस टाइम पे 2023 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां कुछ स्टूडेंट्स और कुछ फैकल्टी भी वो साथ मिलकर उन लोगों ने ये मतलब ये पैलेस्टाइन पे जो नरसंहार चल रहा था उसके खिलाफ में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया। और तभी बिल एकमैन करके एक बिलियनर, मतलब उन्होंने, वो भी हार्वर्ड के ही भूतपूर्व विद्यार्थी है, उन्होंने ये स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया में ये किया, मतलब सोशल मीडिया में उन पर अटैक किया। और ये एकमैन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और फैकल्टी, उनका विवाद भी इतना सारा चला कि वो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनको लास्टली रस्टिकेट करना पड़ा। उस टाइम पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सामने नहीं आई थी। उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कहा और ये जो पूरा जो प्रेशर खड़ा हुआ, उसके सामने उन्होंने घुटने टेक दिए थे और उस स्टूडेंट्स को तो उन्होंने ये कर दिया था। लेकिन इस वहीं से मतलब यहां तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जनवरी में इस यहां तक एग्री किया था कि ज्यूइश स्टूडेंट्स को हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देंगे। तो अब इसी दौरान ट्रंप का स्वेरिंग इन हुआ 20 जनवरी 2025 को, और 10 दिन के अंदर ही जनवरी 30 को उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसमें बात यह थी कि अमेरिका के जितने भी हायर स्टडीज के जो इंस्टीट्यूशंस है उसको एंटीसेमिटिज्म से मुक्त किया जाए। एंटीसेमिटिज्म और उसके बारे में ऑलरेडी हमारी आगे बात आई, इसलिए मैं इसको इलोबरेट ये नहीं कर रहा हूं। अब ये जो उन्होंने एंटीसेमिटिज्म और ये सब को लेकर उन्होंने जो ये उठाया, ये सिर्फ हार्वर्ड के सामने हुआ ऐसा नहीं है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने भी हुआ, कॉर्नेल के सामने हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न और प्रिंसटन के सामने भी हुआ। लेकिन ये सब लोगों ने घुटने टेक दिए। उन सब लोगों ने जो डिमांड
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, जो डिमांड्स हमने पढ़ी अभी, वो सब डिमांड्स को वो लोगों ने मान लिया कि हम स्वीकार करते हैं इसका। अब बहुत बहुत मतलब ये जो इस दौरान मतलब ट्रम्प ने करीबन 600 जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनका वीजा रिवोक कर दिया, यानी आप चले जाइए देश से। 600 जितने फॉरेन स्टूडेंट्स। अभी हमको मालूम है कि अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो या ये MIT हो या बाकी सारे यूनिवर्सिटीज हो, ये सब मेजरली फॉरेन स्टूडेंट्स पे बहुत बड़ा आधार रखते हैं। और फॉरेन स्टूडेंट्स को टारगेट करने का मतलब ये है कि ये सबका डेथ नेल ये होगा। तो ये जो हायर स्टडीज के जो इंस्टीट्यूशंस है, वो सबका जो भविष्य है, वो सब पे एक प्रश्नार्थ खड़ा हो जाएगा। तो अभी तो 600 से उसने शुरुआत किया है, आने वाले दिनों में और वो करने की बात कर रहे हैं, और अभी तो ये विवाद और भी बढ़ रहा है। तो इस बीच में स्टूडेंट मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स का, फिर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ये हालत क्या होगा। तो एक जो वर्ग है अमेरिका में, वो मानता है कि हालांकि इसमें इसमें एक कहना ये भी है कि ये जो विवाद है उसका डेमोक्रेट्स भी फायदा उठा रहे हैं। तो लेकिन आप फायदा उठाने क्यों दे रहे हैं? आप उस तरह का एक्ट ही क्यों कर रहे हैं कि डेमोक्रेट्स को उससे फायदा हो? तो एक जो वर्ग है अमेरिकन एकेडमिक फील्ड में, उनका मानना है कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे खतरा, मतलब पहली बार ऐसा नहीं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे अटैक आया हो, इससे पहले भी आया है। लेकिन ये जो अटैक है वो अब तक का सबसे खतरनाक अटैक है। ऐसा अटैक पहले कभी नहीं देखा है। और वो याद करते हैं सब लोग जोसेफ मैकार्थी का समय, जब सारे लिबरल नामात्र कॉलेज इंस्टीट्यूट्स पर, मतलब नाटक सिनेमा से लेकर सब जगह पे जहां पे भी लिबरल्स जो थे, उनको कम्युनिस्ट लेबलिंग करके या तो देश निकाल किया, या तो उनको जेल में डाला, या तो उनको मतलब ये जॉब से बरतरफ किया। ऐसे जो पूरा जो ये मतलब ये जो उठाया था, उसी तरह का ये मतलब ये एफर्ट्स ये है। और ट्रम्प जो है, ट्रम्प भी यही मतलब ये कर रहा है। यानी एक तरह से देखने जाए तो ये विवाद सिर्फ ये छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच का विवाद नहीं है। ये विवाद जो है, एक तरह से देखने जाए तो लिबरल और रिजिड, इसके बीच का ये विवाद है। हम लिबर्टी को समर्थन करेंगे या रिजिडिटी को समर्थन करेंगे, ये हमको तय करना पड़ेगा। हालांकि ये इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में नहीं है, लेकिन हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ते हैं, और शायद अभी जो ये ड्राइव लिया उसमें इंडिया के भी कुछ स्टूडेंट्स उसमें मतलब विक्टिम बने हैं। पर मान लो कि वो ना भी बने हो, तो भी सवाल ये आता है, जैसे यहाँ पे ट्रम्प की तरह मतलब बेवकूफी करके इंस्टीट्यूशंस पे अटैक नहीं किया गया है। यहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा एजुकेशन पॉलिसी ही बदल दिया। ये नया एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाकर मतलब एजुकेशन को इतना खत्म कर दिया कि वो जो मतलब स्पिरिट ऑफ मतलब इंडियननेस, या वो जो नेशनलिज्म, खास करके हिंदू नेशनलिज्म, ये सब के खिलाफ में कोई, और खास करके कम्युनिस्ट
लिबरल, ये लोग मतलब एक पनपने नहीं चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। इसलिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरा ऐसा तख्ता तैयार किया, जिसके आर्किटेक्ट है हमारे ग्रेट कस्तूरीरंगन। तो वो तो खैर प्यादा थे ऑलरेडी, तो मतलब ये पॉलिसी तो ऑलरेडी तय थी। कस्तूरीरंगन को सिर्फ सिग्नेचर करना था कि मैंने किया। लेकिन ये जो मतलब जो एजुकेशन पे जब ये अटैक आता है, तो सवाल सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का और एडमिनिस्ट्रेशन का ये नहीं रहता है, सवाल पूरे देश के भविष्य का रहता है, पूरे वर्ल्ड के भविष्य का रहता है। क्योंकि स्टूडेंट्स को आप चुप करेंगे, फैकल्टी को आप चुप करेंगे और उनको फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करने देंगे, तो लास्टली तो मतलब यही होगा कि आपके सारे इंस्टीट्यूशंस में यसमैन होंगे, या तो ऐसे लोग होंगे जिनको समझ में ही नहीं आएगा कि ये सब क्या चल रहा है। इतने इग्नोरेंट लोग ये होंगे, यानी हम कैसे लोगों की फसल ये कर रहे हैं। जैसे विद्यासागर बोले कि नए लोगों की फसल हमको करनी पड़ेगी, लेकिन उगानी पड़ेगी। तो ये लोग तो उल्टा उल्टा ऐसे नए लोगों की फसल उगाना चाहते हैं कि जो उनके सामने चुप रहे या आंख बंद करके रहे, कुछ बोले नहीं, कुछ विरोध ना करे और उनके यसमैन बनकर ये रह जाए। तो ये जो सबसे खतरनाक अटैक हार्वर्ड पे जो है, वो हमारे लिए भी चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि हमको भी इस बात को सीरियसली लेते हुए मतलब हार्वर्ड को सपोर्ट करना चाहिए। किस तरह से करना चाहिए वो हम सोच सकते हैं, परे बैठे बैठे मोरली अगर हम सपोर्ट करें तो भी एक सपोर्ट है। लेकिन हमको ये जो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो लुभावनी बातें हैं, उसमें फंसने के बजाय हार्वर्ड का जो, और खास करके एक और बात जो मैं भूल गया, खैर ये बात का इतना महत्व है कि नहीं है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ये है कि ये जो एलन कार्बर जो प्रेसिडेंट, जिसका अभी विवाद ये एंटीसेमिटिज्म और ये सब को लेके चल रहा है, वो खुद एक ज्यू है। उसके बावजूद भी उसने ये स्टैंड लिया कि ये एंटीसेमिटिज्म के नाम पे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक दखलगिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। तो उस हिसाब से हम देखने जाए, और वो लिखा भी है कुछ लोगों ने कि एज सच देखने जाओ तो एलन कार्बर बहुत बहुत आम इंसान है। वो प्रेसिडेंट के हिसाब से एक्चुअली जो उससे पहले के जो प्रेसिडेंट थे, मैं नाम भूल गया, क्लोडिन गे जो मैंने बताया कि सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हार्वर्ड के थे। उन्होंने उनका उनका इस्तीफा इसलिए लिया गया, जो मैंने विवाद बताया कि जो स्टूडेंट्स ने वहां पे ये इजराइल वॉर के खिलाफ में डेमोन्स्ट्रेशन किया और मतलब उसको लेकर ये किया, उसकी जगह पे ये एलन गार्बर प्रेसिडेंट के हिसाब से आए। उनका एकेडमिकली भी वो इतने ब्रिलियंट नहीं है, और मतलब अब तक कोई ऐसा प्रोग्रेसिव स्टैंड लेने के लिए भी वो जाने माने नहीं है। लेकिन अभी जो उन्होंने स्टैंड लिया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंड उनका ये है। तो एक ज्यू होने के बावजूद भी अगर ऐसा स्टैंड लेते हैं, तो ऐसे लिबरल इंसान को और ओवरऑल उनका जो मतलब क्या बोलते हैं जो पक्ष है, उसको हमको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली ये फील होता है। बस मैं इतनी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा।